अच्छा देखो, लास्ट क्लास तक हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एकोमोडेशन बिल का क्वेश्चंस किया था। ठीक है, आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 होमवर्क दिया था। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इफ स्टिल अभी भी थोड़ा बहुत किसी को प्रॉब्लम है तो वी विल बी डूइंग सर्टेन क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आ चुका है आज। ठीक है, एकोमोडेशन बिल का, तो उससे रिदम आ जाएगा। एक बार वो रिदम आ जाएगा तो ये भी इजीली हो जाएगा। फिर ज्यादा कुछ बचा नहीं है। एक बिल सेंड फॉर कलेक्शन पे क्वेश्चन है, वो करना है, एंड देन 1 और 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एकदम इजी वाला पार्ट है वो। तो कंपाइलर निकालोगे आप लोग। वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 2। कंपाइलर दिया ना आज? देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ऑलरेडी नवंबर 20 में आया था 10 मार्क्स का। ठीक है, सेम एकोमोडेशन बिल का ही कंसेप्ट है। फिर से बोल रहा हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन है चाहे नॉर्मल क्वेश्चन है, आप रिक्वायरमेंट पार्ट रीड कर लेना, बुक्स किसका बनाना है। यहाँ पे देखो, सबसे पहला लाइन से ही पता चल जाएगा आप लोगों को कि एकोमोडेशन है या नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इफ कोई भी बाई सेल के बारे में नहीं बोला है, या फिर ऐसा नहीं बोला कि पहले से पैसा मांगता था, इसका मतलब एकोमोडेशन बिल है। राइट, इफ पहले से पैसा ड्यू था उसके लिए बिल बना रहा है, मतलब नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन है। इफ इमीडिएटली हमने गुड सेल किया फिर हम बिल बना रहे हैं तो वो भी एक नॉर्मल है। बट ऐसा कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं, डायरेक्ट बिल्स के बारे में बोल रहा है, मतलब वो एकोमोडेशन बिल के ऊपर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला पहले लाइन में, सुरेश ड्रॉज अ बिल फॉर 15,000 ऑन अनूप ऑन 15th अप्रैल फॉर 3 months which is returned by अनूप टू सुरेश आफ्टर एक्सेप्टिंग द सेम। सुरेश ने एक बिल लिखा है, अनूप ने एक्सेप्ट करके दे दिया। सुरेश के लिए बिल्स रिसीवेबल, अनूप के लिए बिल्स पेबल। अब कुछ नहीं बोला पहले से मांगता था या फिर कुछ सेल परचेज, मतलब वो एकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन है। राइट, अब रिक्वायरमेंट पार्ट पहले पढ़ते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ। हमें सुरेश का बुक्स बनाना है, क्लियर है? हमें अनूप के बुक से मतलब ही नहीं है। तो सुरेश ने आज बिल लिखा है, अनूप ने एक्सेप्ट किया है, तो कहानी क्या चल रहा होगा? अनूप के बुक्स में बिल्स पेबल, सुरेश के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल। अब सुरेश इस बिल का क्या करेगा? बैंक से डिस्काउंट करवाएगा, कुछ पैसा खुद यूज करेगा और कुछ पैसा इमीडिएटली अनूप को दे देगा यूज करने के लिए। जितना पैसा अनूप यूज कर रहा है उसके ऊपर हमें डिस्काउंटिंग चार्जेस भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो डिस्काउंटिंग चार्जेस अनूप के बुक्स में एक्सपेंस होगा, नॉट इन द बुक्स ऑफ सुरेश। राइट, क्लियर है? फिर जितना पैसा अनूप खुद यूज कर रहा है, ड्यू डेट पे सुरेश तो उतना देगा नहीं, रिमेनिंग अमाउंट सुरेश को दे देना चाहिए अनूप को, सो दैट अनूप कैन मेक पेमेंट टू द बैंक। इफ सुरेश ऑन द ड्यू डेट अनूप को वो पैसा नहीं देता है, विल इट बी टर्म्ड एज डिसऑनर ऑफ द बिल? क्योंकि बिल्स पेबल किसके लिए? अनूप के लिए। बिल्स पेबल अनूप के लिए, तो बैंक अनूप के पास जाएगी। अनूप ने बैंक को देने से मना नहीं किया, सुरेश ने अनूप को देने से मना किया, तो अनूप तो क्या करेगा? बैंक को पेमेंट कर देगा। तो हमें उस स्टेज पे ध्यान रखना है कि पुराना हिसाब कितना रह गया। राइट, अब फिर से एक नया बिल बनेगा। अब अनूप बिल बनाएगा, सुरेश एक्सेप्ट करेगा, तो सुरेश के लिए बिल्स पेबल हो जाएगा और अनूप के लिए बिल्स रिसीवेबल। अनूप उसको बैंक से डिस्काउंट करवाएगा और उसमें से कुछ पैसा वो सुरेश को दे देगा यूज करने के लिए। राइट, लेकिन जब वो कुछ पैसा दे रहा होगा तो उसने पुराना वाला पैसा कट करके दिया होगा। तो फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्काउंटिंग चार्जेस आपको वो पुराना वाला पैसा भी कंसिडरेशन में लेना है। इज इट क्लियर? वो कंसिडरेशन में लोगे तो सुरेश के बुक्स में कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस आएगा वो पता चल जाएगा। देन बिफोर द ड्यू डेट इफ सुरेश इंसॉल्वेंट हो गया, बिफोर द ड्यू डेट इफ सुरेश इंसॉल्वेंट हो गया, कैन आई से अब वो बिल का केस डिसऑनर का केस हो चुका है, क्योंकि सुरेश के लिए ही तो बिल्स पेबल था, वही डिसऑनर, वही इंसॉल्वेंट हो गया तो बैंक को पैसा देगा नहीं। राइट, तो सुरेश क्या करेगा? जो बिल्स पेबल का लायबिलिटी था एग्जैक्टली रिवर्स करके फिर से अनूप को क्रेडिटर बना लेगा। एंड देन फिर हम लोग फाइनल नेट बैलेंस कैलकुलेट करेंगे इन द बुक्स ऑफ सुरेश, कि सुरेश को कितना पैसा देना है अनूप को। राइट, हाउ मच अमाउंट विल बी पेड बाय सुरेश टू अनूप। फिर एज पर द क्वेश्चन वो कितना दे पा रहा है, जितना दे पा रहा है उतना पे कर देगा। बाकी इन द बुक्स ऑफ सुरेश इट विल बी ट्रीटेड एज डेफिशिएंसी।
राइट? वही चीज अनूप का बुक्स बोलता तो इट शुड हैव बीन ट्रीटेड एज बैड डेट। समझ में आया? यही एकोमोडेशन बिल का कहानी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। इन द बुक्स ऑफ सुरेश कंपाइलर क्वेश्चन नंबर 2, इफ आप लोग इस तरीके से स्टोरी को ध्यान में रखोगे, एकोमोडेशन में ये यही होता है, पहले एक जन लिखता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, फिर पहला वाला डिस्काउंट करवाता है, कुछ खुद रखता है, कुछ उसको दे देता है, ड्यू डेट में अपने हिस्से का पैसा भेज नहीं पाता है, तो जिसका लाइबिलिटी है वो पे ऑफ कर देता है, फिर वो बिल लिखता है, हम एक्सेप्ट करते हैं, फिर कुछ पैसा हमें मिलता है लेकिन पुराना डिडक्ट होके मिलता है, फिर ऑन द ड्यू डेट हम अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ नहीं करते, डिसऑनर हो जाता है, रिवर्स कर देना एंड देन फिर फाइनल जितना पे कर पा रहे हो पे कर दो, बस इतना ही है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ना कोई डिफरेंस नहीं है, हाँ सेम ही है। ट्रीटमेंट मतलब किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो वो डिफरेंट है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, जर्नल एंट्रीज तो सेम ही है। तो 15 अप्रैल को सुरेश ने लिखा, 15 अप्रैल 2020 सुरेश का बुक्स में क्या एंट्री होगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अनूप 15,000 being acceptance received। क्लियर है? फिर उसी दिन सुरेश ने क्या किया, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, रिटर्न हो क्या है, तभी हमारे बुक्स में बिल्स रिसीवेबल है। देन सुरेश गेट्स इट डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर ₹14,700 ऑन 18th ऑफ अप्रैल। 18 अप्रैल को उसने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। हाँ हाँ, पूरा अभी नहीं है, लेकिन अभी जब हम बैंक से पैसा लेके आ रहे एक बार तो उसका अकाउंटिंग करेंगे ना। एक बार का सुरेश ने अपने बुक्स में पूरा एक्सपेंस दिखा दिया, बट जब वो अनूप को ट्रांसफर करता है पैसा तो इमीडिएटली अपना एक्सपेंस भी कम कर लेता है। बिंग, क्योंकि 18 तारीख जिस दिन हम लोग ये पैसा लेके आ रहे हैं उस दिन तो हमें जर्नल को बनाना पड़ेगा। बीइंग बिल डिस्काउंटेड, हमारे बुक से बिल जा रहा है 15,000 का और पैसा आ रहा है 14,700, तो 300 कोई नाम से तो डेबिट करेंगे। अब उसी दिन क्या हुआ, 1/3 अनूप को दे दिया, हमने 1/3 अमाउंट अनूप को दे दिया, तो अनूप डेबिट। अब देखो 1/3 अमाउंट बोले तो किसका 1/3, किसी का भी ले लो, 14,700 का ले लो, जितना मेरे पास आया है उसका 1/3 दूंगा मैं उसको, तो 14,700 का 1/3 आपने अनूप को दे दिया, यानी कितना? तो इसका मतलब इस वैल्यू पे अनूप को डिस्काउंटिंग चार्जेस भी बियर करना पड़ेगा। इफ 14,700 के लिए सुरेश के बुक्स में डिस्काउंटिंग चार्जेस 300 था, तो व्हाट विल बी द डिस्काउंटिंग चार्जेस फॉर 4,900 रुपीज? 300 डिवाइडेड बाय 14,700 इंटू 4,900, यूनिटरी मेथड। हाँ मतलब 100 रुपए टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 100 रुपीज, तो 5,000 हो गया ना। देखो 15,000 का 1/3, क्लियर है ये? टोटल 14,700 रुपए के लिए तुम्हारा डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा था,
₹300, राइट। अब 14,700 में से 1/3 तुम अनूप को दे रहे हो, यानी 14,700 का 1/3 बोले तो 4,900 आपने अनूप को दे दिया, तो उस वैल्यू पे भी तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कटा होगा ना बैंक में, राइट। तो कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस कटा होगा, जब आप यूनिटरी मेथड लगाओगे तो आपको मिल जाएगा 14,700 के लिए ₹300 का चार्जेस लगता है, तो 4,900 रुपए हाथ में आने के लिए कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस लगेगा, ठीक है। being 1/3, हाँ 1/3 अमाउंट रेमिटेड, $4,900, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो पहला एंट्री में अनूप क्रेडिटर था 15,000, अनूप को देना था 15,000, उसमें से 5,000 तो अनूप खुद यूज कर रहा है, तो ऑन द ड्यू डेट सुरेश कितना पैसा देगा, 10,000 रुपए। टोटल बिल वैल्यू है 15,000, उसमें से 5,000 अनूप ही खुद ही यूज कर रहा है, तो सुरेश और कितना देगा ऑन द ड्यू डेट, 10,000 सुरेश देगा, 5,000 अनूप देगा, 15,000 टोटल हो जाएगा और अनूप बैंक को पे कर देगा। क्लियर है। ड्यू डेट कब आएगा, अनूप के लिए तो बिल्स पेबल है, ड्यू डेट क्या होगा, व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल, हम्म 18 जुलाई, 18 जुलाई, 15 अप्रैल को बिल लिखा 3 महीने के लिए, मई जून जुलाई 3 दिन ऐड होगा ग्रेस डेज, तो 18 जुलाई विल बी द ड्यू डेट। ऑन द ड्यू डेट सुरेश फेल्स टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू अनूप, सुरेश पैसा नहीं दे पाया, कितना देना था 10,000, नहीं दे पाया, कोई बात नहीं। क्या ऐसा बोला क्या अनूप ने बैंक को नहीं दिया, अनूप ने बैंक को पे कर दिया होगा, और हमें किसका बुक्स बनाना है, सुरेश का बुक्स बनाना है, कोई मतलब नहीं अभी, तो ड्यू डेट पे सुरेश के बुक्स में कोई एंट्री नहीं हो रहा है, अनूप ने बैंक को पे कर दिया होगा, राइट। अब आगे का स्टोरी, अभी तक ये पता चला है कि सुरेश के बुक्स में अनूप क्रेडिटर है कितना, 10,000 का, 10,000 तो देना ही था, दिया ही नहीं उसने। अब अनूप एक नया बिल लिख रहा है, कब लिख रहा है, 18 जुलाई। अनूप ने एक बिल लिखा और सुरेश ने एक्सेप्ट किया, कितने का, 17,500, तो सुरेश अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, अनूप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 17,500 being bill accepted या फिर being acceptance given, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब अनूप क्या करेगा, अनूप के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल है, अनूप अपने बैंक में जाएगा और उसको डिस्काउंट करवाएगा, चलो उसने डिस्काउंट करवा लिया होगा, अनूप ने ये 17,500 का बिल बैंक में जाके डिस्काउंट करवाया और उसके हाथ में कितना पैसा आया, यानी उसके पॉकेट से 400 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्जेस लग चुका है, राइट। अब इमीडिएटली उसमें से कुछ पैसा वो रेमिट कर रहा है किसको, सुरेश को, तो क्या बताओ सच में वो 2,825 रुपए रेमिट कर रहा है क्या, 10,000 पुराना वाला माइनस किया होगा उसने, यानी प्रैक्टिकली वो कितना रेमिट कर रहा है, लॉजिकली कितना रेमिट कर रहा है, 12,825, 12,825 रेमिट कर रहा है, राइट। तो यहां पे एक चीज देखो, इसके पास पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, तो कहीं ना कहीं कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस सुरेश को भी बियर करना पड़ेगा, तो इसके बुक्स में एक्सपेंस आ जाएगा, टू अनूप, राइट। अब एक्चुअल में कितना पैसा रेमिट कर रहा है, 2,825, एक्चुअल प्रैक्टिकली 2,825 रेमिट कर रहा है, लॉजिकली कितना कर रहा था वो
12,825, तो उस पर डिस्काउंटिंग चार्जेस निकलेगा मेरा। इफ 17,100 के लिए आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस 400 रुपए है, तो व्हाट विल बी द डिस्काउंटिंग चार्जेस फॉर 12,285? 300 कहाँ आ रहा है? हाँ, जितना आ रहा है उतना ही होगा। 287.36, तो 287 मान लेते हैं। हाँ, यस, बैंक में तो आप उतना ही लिखोगे ना जितना वो रेमिट कर रहा है। बैंक में कोई पंगा नहीं करना। पिछला वाला में क्या किया था? जितना पैसा हाथ में आया उसी पे किया था ना। यहाँ पे अनूप के हाथ में कितना पैसा आया? 17,100। तो 17,100 के लिए डिस्काउंटिंग चार्जेस 400 रुपए लगता है, तो 12,285 के लिए आपका कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस लगेगा? अच्छा, 12,825 है क्या? ओहो नशे, मेरे को तारे जमी पर वाली बीमारी हो गई, फिगर्स इधर उधर। 300 रुपए, 300 रुपए। तो अनूप कितने से क्रेडिट होगा? 3,125। being amount received. क्लियर है भैया जी और उनकी बहनों जी? यहां तक क्लियर है? अब आगे जाके क्या बोलेगा? जैसे जैसे घड़ी नजदीक आएगी, अब सुरेश के बुक्स में बिल्स पेबल है, वो दिवालिया हो जाएगा, इंसॉल्वेंट। देखो क्या बोल रहा है, बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द रिन्यूड बिल सुरेश बिकम्स इंसॉल्वेंट। बेसिकली इस बिल का ड्यू डेट कब था? 18 जुलाई, 3 महीना, अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर 20 ड्यू डेट पे पता चला, जब पैसा मांगने गया बैंक इससे, तो इसने क्या बोला? मैं तो इंसॉल्वेंट हूं। बेसिकली इसने क्या कर दिया? डिसऑनर कर दिया। डिसऑनर करते ही क्या होगा? बिल्स पेबल बोल के लाइबिलिटी बंद, और अनूप वापस क्रेडिटर बन जाएगा। बीइंग बिल डिसऑनर्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। क्लियर है ये वाला एंट्री? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो अभी सुरेश के बुक्स में अनूप कितने से क्रेडिटर है? ऐसे करके, ऐसे करके, चटक करके। 13,125। पुराना 10,000, क्योंकि ये तो डेबिट क्रेडिट होके कैंसिल हो गया। पुराना 10,000 और अभी नए से जो 3,125 क्रेडिट किया आपने, तो टोटल 13,125 से अनूप इज द क्रेडिटर इन द बुक्स ऑफ सुरेश। इफ बिलीव नहीं होता तो अनूप को प्लस माइनस कर लो उसके बुक्स में। हाँ, क्योंकि वो एक एंट्री कैंसिल हो गया। करो प्लस माइनस करो तुम। ना ना, फिर भी करो, एग्जाम में तो आपको ही करना है। अरे अनूप का बैलेंस निकालो, सुरेश के बुक्स में अनूप का बैलेंस निकालो ना। पहले अनूप को क्रेडिट किया 15,000, फिर अनूप को डेबिट किया 5,000, तो कितना क्रेडिटर रह गया? 10,000। उसके बाद अनूप को तुमने डेबिट किया 17,500, फिर तुमने वापस 17,500 से क्रेडिट भी कर दिया। समझा?
अरे 13,125 कहीं पे आप डेबिट क्रेडिट को प्लस माइनस करोगे तो नेट फाइनल वैल्यू अनूप का इन द बुक्स ऑफ सुरेश क्रेडिट बैलेंस आएगा 13,125। क्लियर है? अब सुरेश को उतना पैसा देना है, क्या वो उतना पैसा दे रहा है? लेकिन इंसॉल्वेंट हो गया तो पूरा अकाउंट तो सेटल करेंगे। अनूप अकाउंट डेबिट 13,125, कितना पेमेंट कर पा रहा है वो? 6562.5। बाकी क्या हो जाएगा? बैड डेट, डेफिशिएंसी अकाउंट। being only 50% amount paid and settled। क्या थोड़ा सा रिदम आया? हाँ, नहीं क्यों? हम नहीं लेगा डाउट, लेट क्यों आया? तुम्हारा गलती, तो मेरा क्लास भी तो 9 बजे था, हम भी तो जल्दी निकला। तो वो तो तुम ध्यान, आईसीआई का एग्जाम वाला दिन एक दिन काम करना, उनको चिट्ठी लिखना, आज तो मेरा ऐसा हो गया, जाम था, आप मेरे को 15 मिनट एक्स्ट्रा अलाउ कर दो। हाँ देखो, कुछ नहीं होता नॉर्मल। इस क्वेश्चन के अंदर, इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होगा, एक पार्टी बिल लिखेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे सुरेश ने बिल लिखा और अनूप ने बिल एक्सेप्ट किया, तो सुरेश के लिए बिल्स रिसीवेबल, अनूप के लिए बिल्स पेबल। अब जिसके लिए बिल्स रिसीवेबल है वही बैंक में जाके डिस्काउंट करवाता है। मॉर्गेज रखा और सुरेश पैसा लेके आ गया। जब वो पैसा लेके आया तो बैंक ने अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस कट किए 3 मंथ्स के, राइट? अब वो पैसा उसके पास आ गया। अब सुरेश क्या कर रहा है, कुछ पैसा खुद यूज कर रहा है और कुछ पैसा अनूप भी यूज कर रहा है। तो जितना अनूप यूज कर रहा है उस पे जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है वो अनूप बियर करेगा, तो वो हमने यूनिटरी मेथड से निकाला। तो यानी इन शॉर्ट, एज पर द फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्री अनूप वाज क्रेडिटर ऑफ 15,000। देन एज पर द थर्ड एंट्री हमने अनूप को पे कर दिया कितना, 5,000। तो अनूप को और देना है ऑन द ड्यू डेट 10,000। क्लियर है? देन जब ड्यू डेट आया तो हमने अनूप को कुछ भी पैसा नहीं दिया, तो अनूप ने तो बैंक को पैसा दे ही दिया, तो बिल डिसऑनर नहीं हुआ, बिल प्रॉपर्ली हो गया एग्जीक्यूट। बट हमारे और अनूप के बीच में एक बैलेंस रह गया, मुझे अनूप को पे करना है 10,000, अनूप को मेरे से मिलना है 10,000। क्लियर है? अब उसके बाद में क्या हुआ, अनूप ने एक बिल लिखा और हमने एक बिल एक्सेप्ट किया, तो हमारे लिए बिल्स पेबल, अनूप के लिए बिल्स रिसीवेबल। अब अनूप के लिए बिल्स रिसीवेबल है तो बैंक में कौन जाएगा? अनूप जाएगा, उसने बैंक से डिस्काउंट करवाया, राइट? डिस्काउंट करवा के दोनों के बीच में एग्रीमेंट कुछ ऐसा ही था, कुछ तू यूज करेगा कुछ मैं यूज करूंगा। तो जितना अनूप यूज कर रहा है उसने अपने पास रख लिया पैसा, और जितना सुरेश को देना था वो दे रहा है। लेकिन जब वो सुरेश को देने लगा तो उसको याद आया कि सुरेश मुझे तो तेरे से पुराना 10,000 भी लेना था। तो प्रैक्टिकली उसने क्या किया, दे तो रहा था उसको 12,825, लेकिन उसमें से 10,000 रुपीज कट कर लिए, राइट? तो और अपने पास रख लिया, बोला अब तेरा मेरा पुराना हिसाब कैंसल। इज इट क्लियर? तो वो जो उसने दिया है 2825, बट आप डिस्काउंटिंग चार्जेस 2825 पे नहीं कैलकुलेट करोगे, 12,825 रुपए पे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि जो नया वाला बिल था उसमें से कितना पोर्शन दे रहा है वो 12,825। वो तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू वो पुराना हिसाब कैंसिल कर रहा है, राइट? तो हमने यूनिटरी मेथड लगा के 12,825 के लिए कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस होगा वो निकाला। If 400 is the discounting charges in the hands of Anup to get 17,100 from the bank, तो सिमिलरली 12,825 बैंक से मुझे लेना है तो कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करना होगा? 300 रुपए, राइट? अब आगे चल के जब ड्यू डेट आया तो बैंक किसके पास जाएगी? सुरेश के पास, क्योंकि बिल्स पेबल सुरेश के बुक्स में, और सुरेश ने बोला मैं इंसॉल्वेंट, तो उसने बैंक को देने से मना कर दिया। नाउ दिस इज द केस ऑफ डिसऑनर। जब डिसऑनर होता है तो सुरेश के बुक्स में पूरा बिल्स पेबल लाइबिलिटी बंद हो जाएगा,
एंड अनूप विल अगेन बिकम द क्रेडिटर। ठीक है, रिवर्स एंट्री हो जाएगा। वो हमने लास्ट में क्या रिवर्स एंट्री। अब बोला कि जितना भी पैसा सुरेश को देना है, सुरेश अब कितना देगा। सुरेश पुराना 10,000 प्लस अभी एक नया 3 ये मिला ना 3125, इतना टोटल सुरेश को पे करना है टू अनूप। बट सिंस ही इज इंसॉल्वेंट वो कितना दे पा रहा है 50%, तो 50% पे कर दिया, बाकी 50% डेफिशिएंसी। यही पूरा प्रोसेस हर क्वेश्चन में होता है इन केस ऑफ एकोमोडेशन बिल, और कुछ नहीं है। दो जगह स्ट्रेस करना है आपको, एक यहां पे और एक यहां पे। बाकी जो फाइनल बैलेंस है जो लास्ट एंट्री में हम निकालते हैं वो तो डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस करके भी निकाल सकते हो। आया समझ में। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इजी से क्वेश्चंस होते हैं। और एक क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्योंकि तुम लेजर का बैलेंसेस देखोगे तो हाँ, क्योंकि 17,500 से हमने देखो 17,500 से हमने अनूप को डेटर बनाया था, फिर उसको क्रेडिट करना था 13,125, बट हमने तो क्रेडिट 3,125 से ही किया ना। क्यों, हमने ये सोचा कि 10,000 रुपए बिल के साथ एडजस्ट हो जाएगा। बट जब आप ये एंट्री रिवर्स करते हो, ये एंट्री के साथ जब वापस इमीडिएटली रिवर्स कर देते हो ना, तो वो 10,000 का हमने हिसाब हुआ ही नहीं, यानी वो वापस से आउटस्टैंडिंग हो गया। क्योंकि अनूप ने पैसा कट किया था ये सोच के कि हम बैंक को पे कर देंगे, हम बैंक को पे कर देंगे, लेकिन हम बैंक को नहीं पे कर रहे, तो अनूप को तो बैंक को देना पड़ेगा ना। एक चीज सोचो, जो सेकंड बिल है वो अनूप ने लिखा, अनूप के लिए बिल्स रिसीवेबल, मेरे लिए बिल्स पेबल, उसमें से आई एम यूजिंग प्रैक्टिकली यहां वैल्यू कितना है 12825 एंड 300, टोटल कितना हो गया 13,125, राइट। इतना मैं यूज कर रहा हूं, बाकी अनूप यूज कर रहा है। ड्यू डेट पे बैंक किसके पास आएगा, मेरे पास, मेरे लिए बिल्स पेबल है ना, मेरे पास आएगा। मैंने देने से मना कर दिया, अब बैंक क्या करेगा, अनूप से तो पूरा ही पैसा ले लेगा ना। मॉर्गेज किसने रखा था बैंक में, ये वाला बिल मॉर्गेज किसने रखा बैंक में, अनूप ने रखा। तो बैंक अनूप को छोड़ेगा क्या, बैंक मेरे पास आया, मैंने पैसा नहीं दिया, बैंक बोला कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो जिसका डॉक्यूमेंट में नाम होता है मैं तो पहले उसी के पास जाऊंगा। मैंने देने से मना किया, अब वो जाएगी बैंक, बैंक किसके पास, अनूप के पास। अनूप को तो पूरा पैसा देना ही पड़ेगा ना, उसने पूरा पैसा दिया, नहीं जो पैसा मैंने यूज किया वो पैसा भी तो अनूप ही दे रहा है, तो उतना पैसा तो अनूप को मेरे से मिलना है ना। वो पैसा ही है 13,125। हाँ, उसका हम 50% ही दे पा रहे हैं। समझ में आया कि ये 10,000 वापस कैसे बुक्स में आ जाता है, क्योंकि जो पैसा मैंने यूज किया वो कहीं ना कहीं अनूप बैंक को पे कर रहा है, तो जब बाद में सेटलमेंट होगा तो पे तो करना पड़ेगा ना। हाँ, ड्यू डेट पे ही कहानी होगा, वो ड्यू डेट से पहले इंसॉल्वेंट हो गया उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अकाउंटिंग ड्यू डेट पे होगा। क्लियर है। चलो देखो सेम टाइप का क्वेश्चन, यहां पे दोनों का बुक्स मांग लिया इसलिए मार्क्स भी बढ़ा दिया एग्जाम में, 15 मार्क कर दिया। जब एक बुक मांगता है तो 10,000, सॉरी 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, और दोनों बुक मांगेगा तो 15,000 तो 15 मार्क्स, ठीक है। तो अरे पैसा ही है, मार्क्स पैसा ही है, इसी से पैसा बनेगा, मार्क्स आएगा फिर पैसा बनाओगे ना, मार्क्स ही नहीं आएगा तो पैसा कहां से बनाओगे यहीं से पैसा बनेगा, क्योंकि इससे डिग्री आएगा, डिग्री से पैसा आएगा नंबर 6, ठीक है।
हाँ ठीक है, तो 5 होगा, एक क्वेश्चन आगे पीछे हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 5 है क्या? कोई बात नहीं, आप लोग के पास में जो है 5 है, इधर जो है 6 है, कोई बात नहीं। अब देखो, टी ड्रॉज ऑन जे अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹1,80,000। हमें बुक्स किसका बनाना है? टी और जे दोनों का बनाना। इट इज अ केस ऑफ एकोमोडेशन बिल, क्योंकि पहले से कोई मांगता नहीं है, कोई गुड सेल परचेज हुआ नहीं है, मतलब वो एकोमोडेशन बिल है। तो हमें दोनों का बुक्स बनाना है, ड्राफ्ट कर लेते हैं। हटा दिया होगा, रिपीटेटिव था शायद, इसलिए हटा दिया था। टी और जे का बुक्स बनाना है, राइट? अब देखो क्या हो रहा है, ऑन 1 अप्रैल 22 किसने बिल लिखा? 1 अप्रैल 22 टी ने बिल लिखा है, तो टी के लिए बिल्स रिसीवेबल टू जे 1,80,000, ठीक है? वही जे के बुक्स में क्या होगा? टी डेबिट टू बिल्स पेबल 1,80,000, ठीक है यहां तक। अब टी क्या करेगा? इमीडिएटली डिस्काउंट करवा लेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। उसके हाथ में कितना पैसा आ रहा है? 1,72,800। 7,200 का डिस्काउंटिंग चार्जेस। इमीडिएटली टी क्या कर रहा है? कुछ पैसा जे को दे रहा है, जे को दे रहा है, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस भी जे बियर करेगा। जे को कितना दे रहा है वो? 57,600। तो 172,800 के लिए 7,200 का डिस्काउंटिंग चार्जेस लगता है, तो 57,600 के लिए कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस लगेगा? 2,400। 7,200 divided by 172,800 into 57,600, 60,000। ये समझ में एंट्री? तो जे अपने बुक्स में एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू टी। अभी तक ये समझ में आता है, टी के बुक्स में जे क्रेडिटर है कितने रुपए से? टी के बुक्स में जे क्रेडिटर है कितना रुपए से? 1,20,000 रुपए। और जे के बुक्स में टी डेटर है 1,20,000 से। अरे 1,80 से क्रेडिट किया, 60,000 अभी दे दिया, तो 1,20 बचा ना, ठीक है? 1,20,000 और देना है। अब ईमान धर्म से तो टी को देना चाहिए ऑन ड्यू डेट, तब जाके जे क्या करेगा? अपना बिल्स पेबल का लाइबिलिटी बैंक को पे कर देगा। लेकिन ईमान धर्म है कहां? ड्यू डेट पे इसने पैसा दिया नहीं होगा। ड्यू डेट होगा कब, पहले तो ये बताओ। 4 जुलाई ड्यू डेट है अपना। उसमें ये टी ने तो कोई पैसा नहीं दिया। किसको नहीं दिया? टी ने जे को रेमिट नहीं किया। बैंक को देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी जे की है, तो जे ने तो बैंक को पेमेंट किया होगा। तो जे बैंक को पेमेंट कर रहा है,
बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू बैंक 1,80,000, है ना। अब जे का बुक्स में टी इज ए डेटर फॉर 1,20,000, टी के बुक्स में जे क्रेडिटर है 120, यानी पुराना हिसाब जो पुराने बिल से रिलेटेड है वो कितना रह गया, 1,20,000 रुपए का। अरे 60 तो इमीडिएटली दे दिया था। हाँ 1,20,000 ही तो बाकी है। पुराना बिल से रिलेटेड 1,20,000 का हिसाब, यहां तक किसी को डाउट है तो पहले पूछो। दिमाग अभी भी प्रोसेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है ये चीज। हाँ जे 1,20 पाता है और टी को देना है 1,20, ठीक है, क्लियर है यहां तक। हाँ तो टी ने अपने हिस्से का पैसा जे को रेमिट नहीं किया, अनएबल टू रेमिट। अनएबल टू रेमिट और डिसऑनर में डिफरेंस होता है, क्योंकि डिसऑनर तब होता जिसके लिए बिल्स पेबल का लाइबिलिटी है वो पैसा देने से मना कर दे। यहां पे बिल्स पेबल का लाइबिलिटी जे के लिए, बैंक तो जे के पास ही जाएगी। क्या जे ने पैसा देने से मना किया क्या, नहीं, जे तो पूरा दे रहा है बैंक को पैसा, लेकिन जे को मिलना चाहिए था 1,20,000 फ्रॉम टी, वो नहीं मिला। कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे। हाँ नहीं कि पे कर पा रहे, ठीक है। अब ये हो गया पुराना एक स्टोरी। सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, जे ने एक बिल लिखा, कितने का, 2,52,000 3 महीने के लिए। हाँ और टी ने एक्सेप्ट किया, तो टू टी 2,52,000, और टी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, J2 bills payable 2,52,000। ये क्लियर है। अब कुंठू बंदा बैंक से डिस्काउंट करवाएगा। हाँ जे से मिलना है। हाँ हाँ तो अभी जे क्या करेगा, बैंक से डिस्काउंट करवाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक से कितना पैसा मिल रहा है उसको, 2,40,660। 11,340 का डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा है उसके पॉकेट से, ठीक है। यहां तक क्लियर है, एकदम बेसिक एंट्री। यहां तक किसी को भी डाउट, किसी को भी डाउट है तो पूछ लेना बाबा, क्यों बच के रहना। ये कमिंग अटेम्प्ट में हम, मेरे को नहीं लगता कि अकाउंट्स में लीनियंट चेकिंग करेगा उन लोग, इजी चेकिंग। तो बी कॉन्शियस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस बार तो आएगा ही शायद, पिछला बार आया नहीं। अभी एक बार का सारा क्वेश्चन करके छोड़ देना, फिर लास्ट में रिवाइज करना। ये हो गया। अब क्या कर रहा है, जे रेमिट कर रहा है टी को, तो टी डेबिट टू बैंक, तो कुछ पैसा डिस्काउंटिंग चार्जेस टी बियर करेगा। कितना बियर करेगा, क्या जे कितना रेमिट कर रहा है, 40,440। ये तो प्रैक्टिकली कर रहा है, लॉजिकली कितना कर रहा है, यस पुराना 1,20,000 भी दे रहा होगा वो। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे निकालेंगे, 11,340 डिवाइडेड बाय 240,660 into 1,60,440।
ये 160 कैसे है, पुराना एक भी ऐड हो गया, कितना आ गया, 7,560, 7,560 और वो दे रहा है 40,440, तो 48,000 टोटल रेमिट हो गया। तो टी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 40,440, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट 7,560, टू जे 48,000। यहां तक क्लियर है। अब ड्यू डेट से पहले वो इंसॉल्वेंट हो गया होगा, तो टी बैंकरप्ट हो गया, मतलब टी डिसऑनर करेगा बिल का। ड्यू डेट क्या होगा, व्हाट विल बी द ड्यू डेट, 7th ऑफ अक्टूबर। 7th अक्टूबर को जब टी बैंक इसके पास आएगा तो वो तो पैसा दे नहीं रहा है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू जे 2,52,000। तो हाँ, तो एक बात बताओ, ऑन द ड्यू डेट जे अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, क्यों नहीं करेगा, बैंक को दे रहा है, टी से लेना है, टी को डेटर बना लेगा और बैंक को पेमेंट कर देगा। टी को डेटर बनाएगा और बैंक को पेमेंट कर देगा। तो इस एंट्री के बाद मुझे बताओ, टी के बुक्स में जे कितना क्रेडिटर है, फटाक से बता सकते हो। 1,68,000, 1,20,000 पुराना और 48,000 नया एंट्री, क्योंकि तीन ही एंट्री तो हुआ है उस केस के बाद। आप एक चीज समझो, आपका इस केस के बाद ये जो पुराना वाला बिल का कहानी था, उसके बाद आपने एंट्री कितना किया, 1, 2 और 3, जिसमें से ये 2 एंट्री तो कैंसिल हो गया, तो आपने नया एंट्री तो ये एक ही किया है, सिर्फ इसी का तो इंपैक्ट आएगा। हाँ, तो 120 प्लस 48,000 1,68,000, अब कितना भी आप प्लस माइनस कर लो 168 ही आएगा, तो टी को देना है 168। ठीक है भाई, टी सेटलमेंट करेगा, जे अकाउंट डेबिट 1,68,000 टू बैंक, कितना दे पा रहा है, टू डेफिशिएंसी, तीनों सेम, बस फिगर अलग है, यही तो आता है एग्जाम में। 84,000, 84,000, तो जे अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू टी 1,68,000, सारा अकाउंट क्लोज। समझ में आया, बिल बनाया और तीसरा एक्सेप्ट करवाया, उसके बाद एक बिल टी के पास, जे के पास था, वो उससे बैंक से डिस्काउंट करा दिया, फ्यूचर से बैंक जे के पास जाके पैसा टी के पास जाके पैसा लेगा, तो फिर जे टी को 40,440 लैंड दिया और उसे 1,20,000 और मिला था, तो 1,67,440 टोटल
उस पर डिस्काउंटिंग चार्जेस निकाला हमने। फिर ड्यू डेट पे जब बैंक टी के पास गया तो टी बोला मैं तो बैंकरप्ट, पैसा नहीं है मेरे पास। तो बैंक घूम के किसके पास जाएगा? जे के पास। तो जे ने बैंक को पेमेंट कर दिया और वो बोलेगा मुझे टी से पैसा मिलना है, राइट। फिर जो जितना मिल रहा है उतने से अकाउंटिंग एंट्री कर दिया। क्लियर है? अभी भी रिदम नहीं आया क्या? चलो नंबर 9 करो फिर। हाँ 9 खुद करो। अच्छा तुम लोग वाला में नहीं है, चलो ये करो, देख लो यहाँ से देखो। 8 है ना? अच्छा जो मेरे इसमें 9 है वो आप लोग का 8 है। हाँ वो कैंसिल कर दिया था क्योंकि वो रिपीटेटिव था, सेम था। ठीक है, आपके पास जो कंपाइलर है उसमें 8 होगा, वो करो। और बाकी लोग स्क्रीन से देख के करो।
वो क्वेश्चन होने के बाद आप नंबर 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ट्राई करोगे, फिर एक साथ अपन डिस्कस करेंगे फटाफट।
आपका आंसर नहीं मैच हो रहा। अच्छा जी, थांबा थांबा देखते हैं बाबा क्या हो गया ऐसा तुम लोग के साथ, धोखा हो गया क्या? देखिए पहला एंट्री ये, ठीक है, डेट वाइज डिस्काउंटिंग चार्जेस सेकंड एंट्री का सही है। थर्ड एंट्री में, ठीक है, फोर्थ एंट्री, देखो सुनो 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 सुनो, सबसे पहले किसने बिल लिखा? आर ने एक बिल लिखा था, बी के लिए बिल्स पेबल था, राइट? तो बी के लिए, बी को मिलना है, पी को मिलना है आर से 2 लाख रुपए। फिर आर ने डिस्काउंट करवाया होगा और कुछ पैसा इमीडिएटली पी को रेमिट कर दिया, तो यानी 2 लाख में से पी कितना यूज कर रहा है? 80,000। तो 1,20,000 ऑन द ड्यू डेट, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर कि वो पी को रेमिट करे, बट वो रेमिट नहीं कर रहा। बट पी तो बिल्स पेबल का लाइबिलिटी पे कर रहा है बैंक को, तो पी ने बैंक को पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया, पी ने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया बैंक को। तो पी के बुक्स में आर डेटर है 1,20,000 से, क्लियर है? अब पी ने एक नया बिल लिखा आर के ऊपर 2,50,000 से और उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, क्लियर है? डिस्काउंट करवाया तो डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा 13,750। अब इसमें से कुछ पैसा वो क्या कर रहा है? आर को रेमिट कर रहा है। कितना रेमिट कर रहा है? 56,700। लेकिन पुराना 1,20,000 भी तो होगा। अरे बार बार तो वही सिखा रहा हूं इस एंट्री में, वो ध्यान रखना है डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालने के टाइम। यहां पे आप डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे निकालोगे बाबा? आपका डिस्काउंटिंग 13,750 लगा है ऑन 236,250 के लिए, तो हम लॉजिकली आर को कितना रेमिट कर रहे हैं? 56,700 तो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, लेकिन पुराना 1,20,000 भी तो इसमें ऐड होगा, तो 176,700। सारा क्वेश्चन में हम कंटिन्यूअस यही सीखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हो। 10,284 विल बी द डिस्काउंटिंग चार्जेस। एक ही पॉइंट पे मैंने हाईलाइट भी करवाया आप लोग को कि सिर्फ आपको 2 जगह फोकस रखना है, बाकी गलती नहीं करोगे। मेन है सेकंड बिल के टाइम जब डिस्काउंटिंग चार्जेस को क्रेडिट करना होता है ना, वहीं गड़बड़ी करते हो। वहां पे आपको पुराना वाला बैलेंस को ऐड करके डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालना, और बार बार मैं साइड वर्किंग बता रहा हूं। क्यों गलती कर रहे हो बाबा? यही तो मैंने बोला, यही मिस्टेक करोगे, यही मिस्टेक करोगे, यही करोगे, मैं बोल रहा हूं बार बार। बस इसी को ही तो थोड़ा सा अच्छे से प्रोसेस कराओ ब्रेन को। हाँ, नीचे का रॉन्ग हो गया तो नीचे का मार्क्स कट जाएगा, ऊपर का मिल जाएगा। यदि 10 मार्क का क्वेश्चन है, 4 1 मार्क मिल जाएगा आपको। और टाइम भी नहीं लगता इस क्वेश्चन के अंदर में, क्योंकि ये आराम से एंट्रीज तो सिमिलर सा ही एंट्रीज है, बस एक जगह कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है। कोई बात नहीं, आज मिस्टेक हुआ है तो अच्छा ही है, बाद में नहीं होगा। फोटो क्या, कॉपी में तो किया होगा अभी। पहला थंब रूल, गलती हो तो कोई बात नहीं, काटो मत। एग्जाम हॉल में तो इतना ईगो लाना ही मत कि किया हुआ क्वेश्चन को काट के आ जाओ। जो स्टेप मार्किंग मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। गलती एक आधा हुआ होगा, उसके लिए आप 15 मार्क का क्वेश्चन काट दोगे तो गया, खत्म, 15 मार्क ही जीरो हो जाएगा। आपको हो सकता है बहुत ज्यादा स्टेप मार्किंग मिलना था
उस एक एंट्री के लिए क्या पता एक ही मार्क कट करता है और बाकी पूरा 13-14 मार्क मिल जाता। तो ये गलती मत करना काटने का। ये लास्ट तीनों एंट्री क्लियर है अब? क्या हुआ? एक जगह ही ध्यान रखने बोला था, वहीं गड़बड़ी करते हो। नहीं ना, आप साइड कैलकुलेशन प्रॉपरली नहीं कर रहे हो। जब तक लिख के नहीं करोगे तब तक दिमाग में सेट नहीं होगा वो। लेजर तो अब इजी है, इसी में से बस ड्राफ्ट करना है डेबिट और क्रेडिट साइड में, और बाद में ऑटोमेटिकली लेजर बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस सीडी कुछ आएगा ही नहीं। किसी को डाउट है तो अभी भी पूछ सकता है बाबा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? आप इतना ही क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लोगे तो एकोमोडेशन बिल बस यही है, यही दुनिया में घूमता रहता है एकोमोडेशन बिल। एक ही तो स्टोरी लाइन है, स्टोरी तो चेंज हो ही नहीं रहा है। कॉन्फिडेंस मत खो, कोई चीज नहीं होता है हाँ 11-12 में एक्चुअली करवाते भी है ना, तो एकोमोडेशन बिल नहीं करवाते 11 में, नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज कराते हैं। प्रॉब्लम वो है। अच्छा कंसेप्ट तो यही है एकोमोडेशन वाला। करवा तो देना चाहिए, बहुत कुछ चेंजेस होना चाहिए, बट क्या करें। और 11 में आपके स्कूल का पावर चलता है, 12 में तो फिर भी कुछ कुछ एड ऑन सीख लेते हैं। बोर्ड्स में आए चाहे नहीं आए फर्क नहीं पड़ता, अपने को सीखना है, क्योंकि आगे बोर्ड से ज्यादा वैल्यूएबल है आगे के एग्जाम्स। कि बोर्ड्स ठीक है एक पॉइंट के लिए, लेकिन करियर नहीं बनेगा उससे। आपका करियर बनेगा सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए, आपको उसके लिए रेडी होना है। ठीक है, अभी समझ में आई है? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करो फटाफट, 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, उनको करो, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म हो जाएगा, रैप अप हो जाएगा। कंपाइलर के रिमेनिंग क्वेश्चंस इजी है, वो आपसे हो जाएंगे। कोई बात नहीं, अच्छा बात है ना, याद रखोगे। एंड मिस्टेक्स जब तक आप लिखना नहीं सीखोगे, जहां मिस्टेक्स होते हैं वहां लिखो, मैं ये गलती करता हूं, मैं यहाँ मिस्टेक होता है। तब जब आप वापस रिवीजन करने बैठोगे तो आपका दिमाग उस चीज को पुश करेगा। वरना आप अभी सोच रहे नहीं नहीं उस टाइम भी याद आ जाएगा, रिवीजन के टाइम नहीं याद आता है। यू शुड राइट डाउन योर मिस्टेक्स, वहां पे हाईलाइट करके रखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो कि मैं यहाँ पे ये गलती करती हूँ, ये कैलकुलेशन मेरे से हर बार गलत होता है, इस कैलकुलेशन में ये ध्यान रखना, ये सब चीजें लिख के रखो। बिकॉज मैं एक अटेम्प्ट पहले तक बोलता था कि 30% बच्चे पास होते हैं फाउंडेशन, अब मैं बोलता हूँ 15% ही होते हैं। उन्होंने तो एक ही बार बोला, अब तो मैं मान लिया हूँ इनबिल्ट अपने अंदर कि 15% ही होते हैं। तो डर तो बहुत है, इसीलिए थोड़ा सा कॉन्शियस होके लगे रहो। नहीं नहीं उतना तो नहीं करेगा। ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, ये आईसीआई है, इनको समझना मुश्किल है। हाँ वही बहुत कुछ कर रहा है, वरना तीसरा में देगा कौन, ये वो करके बेकार है पढ़ा। हमारे से लोग पढ़ा तो प्रॉपरली पढ़ा तो 2 ही अटेम्प्ट को पाएंगे, तीसरे अटेम्प्ट को कैसे पढ़ाएंगे? और फिर वो टाइम ही मैनेज नहीं होता, 1.5 महीना 2 महीना में आपको सब चीज कवर अप करवाना पॉसिबल नहीं है। हो जाता है उसमें फिर, इसीलिए तो सिर्फ जो स्मार्ट और शार्प है वही क्लियर हो पाएंगे। या एवरेज ब्रेन को क्लियर होना है तो उसको अटेम्प्ट स्किप करना पड़ेगा, शांति से पहले खत्म करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, तब उसको पेपर में बैठना पड़ेगा। अदरवाइज 2 महीने में क्रैक करना अब हर किसी के बस का नहीं है, जो पहले होता था। और सिलेबस बढ़ा दिया इन लोगों ने, पहले तो सिलेबस कम था। इकोनॉमिक्स में भी आपका इजी था कि बीसी के पार्ट आता था, वहां पे इजीली मार्क्स मिल जाता। लॉ में आपका बीसीआर पार्ट था, फ्री का मार्क्स था। फिर बचपन से आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, लेटर वेटर लिखना, ये सब करना, कुछ भी लिख के आ जाते हो, ठीक है, तो वहां कुछ मार्क्स मिल जाता था। अब प्योर लॉ है तो वो पूरा सिलेबस, हाँ, तो एक प्योर लॉ है, एक तरफ प्योर इकोनॉमिक्स आ गया है, तो सिलेबस बढ़ा दिया। और अकाउंट्स में भी सिलेबस बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11-12 है, देयर इज एड ऑन। और इवन 11 को मैं क्यों गिनता हूं मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि 11 तो आप भूल चुके होते हो, 12th पढ़ने का तो आपको 11 का कुछ याद कहाँ है। आप हर चैप्टर में मिस्टेक करते हो,
whether it is a bills of exchange, whether it is a bank reconciliation statement, whether it is a depreciation, rectification वगैरह सब चैप्टर में आप मिस्टेक कर दो. बस आपके ब्रेन के सेल्स में थोड़ा बहुत रहता है तो वो एक मोटिवेशन आ जाता है, नहीं कहीं तो किया हुआ है हो जाएगा, बस उतना ही है. तो इन शॉर्ट आपको करना तो पूरा ही पड़ता है. कोई नहीं, हो जाएगा. अपन तो सब स्मार्ट ही है. अपन 15% कैटेगरी वाले हैं, बाकी लोग है दूसरी कैटेगरी. चलो फटाफट. नंबर 1, ऑन 1st of January 2022 A sells goods for ₹10,000 to B and draws a bill at 3 months. A ने B को गुड्स बेचा, राइट? तो A बिल बनाएगा. A के लिए बिल्स रिसीवेबल, B के लिए बिल्स पेबल. 3 महीने के लिए बनाया है. कब बनाया? 1st जनवरी. तो ड्यू डेट कब होगा? 4th अप्रैल. B accept it and return it to A. उसने रिटर्न भी कर दिया. हमें रिकॉर्ड करना है जर्नल इन द बुक्स ऑफ B. तो B सबसे पहले अपने बुक्स में 1st जनवरी को क्या एंट्री करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू A. परचेज अकाउंट डेबिट टू A 10,000. फिर नेक्स्ट एंट्री क्या करेगा? A's account debit to bills payable 10,000. A's account debit to bills payable 10,000. अब बिफोर द ड्यू डेट वो रिटायर कर रहा है, 1 मार्च को रिटायर कर रहा है. ड्यू डेट कब है? अप्रैल में. यानी 1 महीना पहले. 1 महीना 3 दिन नहीं होगा. नहीं, 3 दिन तो ऐसे ही लॉ में बोला गया कि एक्स्ट्रा ग्रेस डेज काउंट करना है. प्रैक्टिकली 1 महीने का इंटरेस्ट, 1 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा? 10,000 12% इंटू 1/12 ₹100. तो एंट्री क्या करेगा बी अपने बुक्स में? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक 9,900 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100. ओ माय गॉड, सो इजी क्वेश्चन. चलो आइए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2. 1 हो गया ना बाबा सबका? सब तो तुम लोग ही कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे भी कुछ करने दो, फिर मैं वेला हो जाता हूँ. ठीक है, करो तुम लोग ही करो, फिर बुरा मान जाओगे.
सुनो, यहाँ पे एकोमोडेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 इज नॉट ऑफ एकोमोडेशन। वाई? क्योंकि देखो, जो बिल कौन लिख रहा है? ए लिख रहा है, राइट? तो ए के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल। अब ए उसको सारा बिल क्या बैंक से डिस्काउंट करवा रहा है क्या? कुछ एंडोर्स वेंडोर्स भी तो हो रहा है, कैंसिल भी तो हो रहा है, तो वो कहां से एकोमोडेशन हुआ फिर आपका? और एकोमोडेशन में एक दूसरा शेयर करता है पैसा, क्या यहाँ कोई शेयरिंग चल रहा है क्या? शेयरिंग भी तो नहीं है, तो एकोमोडेशन नहीं है, ये नॉर्मल है। यानी पहले से कोई एंट्रीज हो रखा होगा बुक्स में, अब बस हमें आगे का एंट्रीज करना है। हो सकता है कि हाँ, परचेज सेल्स का एंट्री पहले हो रखा है, परचेज सेल्स का एंट्री पहले हो रखा है, हमें तो यहां से एंट्री करना है। तो हमें किसका बुक्स बनाना है? बुक्स ऑफ ए। ए ने बिल लिखा, 3 बिल लिखा है, ठीक है? ए ने बिल लिखा, तो मैं अलग अलग कर रहा हूं। बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट, टू बी बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। कितना कितना का है? 3000, 2000 एंड 1000। क्लियर है ये? अलग अलग करना, जब भी एक से ज्यादा बिल हो अलग अलग नंबर्स दे देना बिल का, सो दैट कंफ्यूजन नहीं हो। अब आगे जाके क्या बोल रहा है? अ वीक लेटर हिज फर्स्ट विल वाज म्यूचुअली कैंसल्ड। पहला बिल म्यूचुअली कैंसल ही कर दिया हमने, तो बी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1, 3000 रुपए। म्यूचुअली कैंसल कर दिया तो बिल बंद हो गया, और बी फिर से बुक्स में डेटर बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? इस एंट्री में किसी को दिक्कत है तो बाबा पूछ लो पहले मेरे से। दोनों ने आपस में सहमति के साथ कैंसिल किया है बाबा, डिसऑनर नहीं है। हम्म। कौन सा? बिल्स पेबल किसका बुक्स में है? बी, बी के बुक्स में, तो ए क्यों एंट्री करेगा उसका? ए के लिए तो बिल्स रिसीवेबल है ना उसके पास, तो वो रिवर्स होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बी एग्रीइंग टू पे 50% ऑफ द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली एंड फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 100 ही एक्सेप्टेड ए फ्रेश बिल ड्रॉन बाय ए। यानी क्या बोल रहा है? अभी अभी जो कैंसिल किया है उसके लिए 50% इमीडिएटली कैश मिल जाएगा 1500, और बाकी बचा हुआ पैसा यानी कितना बच गया? 1500 प्लस इंटरेस्ट के साथ नया बिल बनेगा, बिल्स रिसीवेबल 4, कितने का? 1500 प्लस इंटरेस्ट कितने का? 100 रुपए का, 1600। बी क्रेडिट होगा 3000 से, और इंटरेस्ट इनकम है ए के लिए, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट 100 रुपीज। ये 3 एंट्री में कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। एनी डाउट इन दिस 3 अकाउंटिंग एंट्रीज, यू मे आस्क मी। हम्म, नहीं इसी में कर दिया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट ड्यू भी किया और इसमें भी इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, हाउ इट इज पॉसिबल? तब भी इंटरेस्ट तो सिर्फ एक ही बार क्रेडिट होगा। तुम्हारा एक एंट्री हुआ होगा बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 100 रुपए से, तो नेक्स्ट जब ये एंट्री करोगे तो उसमें इंटरेस्ट आएगा नहीं, डायरेक्ट बी क्रेडिट होगा 3100 से। अरे 2 बार इंटरेस्ट क्रेडिट का मतलब 2 बार इनकम थोड़ी हो रहा है, तो बी क्रेडिट होगा ना। तुमने बी को डेटर बना दिया था। हाँ, यहां तक क्लियर है, ये 3 एंट्री तक। आगे देखो क्या बोल रहा है बाबा। ही
दिस न्यू बिल वाज एंडोर्स्ड टू सी। ओ नया वाला बिल हमने सी को दे दिया, दे देते हैं भैया। सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल फॉर 1600 रुपए। देखो ये बिल्स रिसीवेबल का नंबर नहीं दोगे ना, खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। जब एक से ज्यादा बिल होते हैं उनके नंबर्स नहीं लिखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये नया वाला बिल हमने सी को एंडोर्स कर दिया। आगे क्या बोल रहा है? हु डिस्काउंटेड द सेम विथ हिज बैंकर फॉर 1500। अब सी ने अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, तो हमें कोई एंट्री करना है क्या? हमें कोई मतलब नहीं भाई, तू कितने में डिस्काउंट करा, तू 1500 में क्यों, तू 500 में करवा, तेरी मर्जी, हमें कोई मतलब नहीं है, छोड़। हाँ, ड्यू डेट में हमें क्यों पेमेंट करना है, वो पेमेंट करेगा सी को। हाँ, बी पेमेंट करेगा सी को। द सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड बाई ए एट 5%। सेकेंड बिल 5% डिस्काउंट में हमने कर लिया, तो 5% डिस्काउंट कितना? 100 रुपए का डिस्काउंट आ गया। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू अकाउंट। सेकेंड वाला बिल दे रहे हैं ना बैंक को, दैट वाज द वैल्यू 2000। 100 रुपए का डिस्काउंट 1900। ये अरे तुम कलकत्ता से वापस क्यों आया? ये तो हम पूछना ही भूल गया। हुआ है, मम्मी लोग स्टिल बोल रहे हैं कि जाओ जाओ। ठीक है ठीक है, इन लोग का सर्किल में सीए बन जाओ, कोई बात नहीं। अब देखो आगे, दिस बिल ऑन मैच्योरिटी वाज रिटर्न डिसऑनर्ड। ये जो बिल आपने बैंक से डिस्काउंट करवाया, बैंक गया होगा ड्यू डेट में किसके पास? बी के पास, उसने देने से मना कर दिया, तो नोटिंग चार्जेस किसका लगा? बैंक का लगा। बिल किसके पास था? बैंक के पास। कैंसिल कौन करवाया होगा? बैंक करवाया होगा। तो नोटिंग चार्जेस किसके पॉकेट से गया? बैंक के पॉकेट से। बैंक किससे वसूलेगा? हमसे। हम किससे वसूलेंगे? बी से। बी से। तो हम क्या एंट्री करेंगे? बी डेबिट टू बैंक 1600। क्यों? बिल्स रिसीवेबल 2 का बात चल रहा है। 2030 रुपीज। एक तो लेट, ऊपर से नींद में। डोंट गिव मी अ सिंगल अपॉर्चुनिटी। मैं क्या करूं, जाम था तो। ये तो वही वाला बात हुआ, एक एथलीट को ओलंपिक में भागना है, वो अपना होटल से निकला, बोला हम तो जाम में था, हमको एक बार सेकंड टाइम और मौका दो। क्यों दे? क्यों दे? कोई प्रिपेयर नहीं होता है। तुमको अर्जेंट मीटिंग में जाना है, एक क्लाइंट बुलाया है, तुम क्लाइंट के पास नहीं पहुंचा, वो ऑफिस में बैठा है, ठीक है, वो आधा घंटा वेट किया, तुम बोलेगा रास्ता में जाम में, तुमसे मीटिंग में बात भी नहीं करेगा, हो गया खत्म, ले लो क्लाइंट का काम उठा लो। पहले जाएगा ना, क्योंकि तुम इज्जत करेगा, तो पढ़ाई का आज इज्जत करेगा तो आईसीआई रिजल्ट के दिन इज्जत करेगा तुम्हारा। ठीक है, चलो आगे चलो। द थर्ड बिल वॉज रिटेन टिल मैच्योरिटी व्हेन इट वॉज ड्यूली मेट। ठीक है, इसी के पास था, इसको पैसा मिल गया थर्ड बिल का, तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट। कितने का बिल था? हाँ, बी मेरा डेटर है, उसको मैं क्रेडिटर बनाऊं? क्यों 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 क्यों? जरा समझाना, थोड़ा सा इलाबोरेट, हम समझना चाहेंगे आपके दृष्टिकोण से। गाइस समझ में आया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके कमांड में तभी रहेगा जब आप हर एक बिल के डॉट्स को प्यार से समझो, कि किसका बिल का कहानी कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, लास्ट में किसके पास है, कौन कैंसिल करवा रहा है, राइट? जिस तरीके से हमने एंट्रीज लिखा था जर्नल एंट्रीज नोट्स में, उसको अच्छे से रिवाइज करना, किस सिनेरियो में क्या है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स आप बिना प्रैक्टिकलिटी देख के भी आप
विजुअलाइज कर सकते हैं, इसमें ये कहानी हुआ था, ये एंट्री आता है, इस सिचुएशन में ये एंट्री आएगा, इस सिनेरियो में मुझे ये एंट्री करना है। इफ आपने इतना कर लिया, सिली मिस्टेक नहीं होगा। फिर से बोल रहा हूँ, जनरल क्वेश्चन में गलतियां नहीं होगी, एकोमोडेशन बिल में गलती होता है, दैट टू सिर्फ डिस्काउंटिंग चार्जेस वाले पार्ट में। एक तो पहला डिस्काउंटिंग चार्जेस जब आप क्रेडिट करते हो, और एक सेकंड टाइम करते हो, तो सेकंड टाइम वाले में तो मैक्सिमम गलती होती है, वो गलती होती है आपका फाइनल बैलेंस गलत आता है और लास्ट एंट्री गलत हो जाती है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इतना ही है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जितना भी आपके कंपाइलर में कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस बचे होंगे वो आप प्रैक्टिस कर लेना, इजीली हो जाएगा। कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं है, जो ऑलरेडी आपने किया उसी से रिलेटेड। नहीं सको तो जो किया है पहले उसको रिवाइज करना, ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर है? कभी भी जब कोई प्रैक्टिस करने के लिए मिले तो इसका मतलब ये नहीं उठाया सीधा प्रैक्टिस करने लग गए। सबसे पहले जितना पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करो, देखो क्या वो कमांड में है, क्या वो कमांड में है, तब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने लगो। वो तो कमांड में है नहीं, आप एक्स्ट्रा करने लगोगे, वो होगा नहीं आपसे, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, फिर आपका मन करेगा छोड़ो इस चैप्टर को, तो छोड़ ही देते हैं। तो बेटर है पहले रिवाइज करो एंड देन फिर एक्स्ट्रा करो, क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं भी हुआ, जो किया वो अच्छे से रिवाइज भी हो गया ना, उससे भी एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।